वेलकम स्टूडेंट्स, इस एग्जाम अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि महिला पर्यवेक्षक का परीक्षा नजदीक आते जा रहा है और सिलेबस बहुत बड़ा है, जिसमें सबसे कठिन है यह अधिनियम वाला पार्ट। तो आइए हम अधिनियम वाले पार्ट को सहज बनाने के लिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं, जिसमें हमारा पहला अधिनियम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो आप सभी को पता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 हमारे सिलेबस पे है महिला पर्यवेक्षक के। तो सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। तो अधिनियम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जाननी चाहिए कि अधिनियम को पढ़े कैसे। तो अधिनियम को पढ़े कैसे, इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा धारा। तो धारा क्या होता है, उसमें लिखे गए विभिन्न है, कितने धारा है ये जानने हैं आपको, और अनुसूचियां कितनी है। सबसे पहले तो सभी जो अधिनियम है इसमें कितने धाराएं और कितनी अनुसूची है यह जानना है हमें, और यह कब लागू हुआ यह भी जानना है। तो यह अनुच्छेद, इस पे कुल 10 धाराएँ हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम में, और यह 1961 का अधिनियम है। तो सबसे पहले नाम के साथ इस सन को याद रखना है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। यही 61 को जोड़ी मिलाने के लिए आ जाता है, एक तरफ अधिनियम लिखा रहेगा और एक तरफ ये 61 लिखा रहेगा। दूसरा है यह कब लागू हुआ, तो लागू होने की तिथि भी इम्पोर्टेंट है। तो यह 20 मई 1961 को लागू हुआ था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। यह करता क्या है, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम दहेज का देना, सबसे पहले क्या है, दहेज का देना या लेने को प्रतिषिद्ध करता है, अर्थात दहेज या लेने देने को दोनों को प्रतिषिद्ध करता है। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्या है। तो कोई भी अधिनियम जब आप पढ़ेंगे, जितने भी दिए हों, उसमें जो पहला धारा रहता है, ये एक जो लिखा है ये क्या है, धारा 1, इसे धारा कह लें। धारा 1 जिसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, सभी अधिनियमों के धारा पे 1 पे संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ रहता है, तो यह एक कॉमन धारा है। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या रहेगा, तो देखते हैं इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। यह इसका संक्षिप्त नाम है। यह दूसरा वाला जो बिंदु है धारा 1 का 2 यह काट देंगे, चूँकि अब यह संपूर्ण भारत पे लागू है। और यह जो तीसरा बिंदु है धारा 1 का 3 जो है, यह उस तारीख से को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचित द्वारा नियुक्त करे। तो कब अधिसूचित किया गया, यह 20 मार्च 1961 को। अर्थात यह 3 कह रहा है कि यह 20 मई 1961 को प्रवृत्त किया गया। अब आते हैं धारा 2। धारा 2 क्या कहते हैं? धारा 2 में है दहेज की परिभाषा। आप ऐसे याद रखेंगे कि धारा 2 में क्या है, दहेज की परिभाषा। तो आइए दहेज किसे कहते हैं यह देखते हैं हम। दहेज इस अधिनियम में, अर्थात दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात, अर्थात कोई विवाह है, इसके पूर्व भी दिया गया हो या इस विवाह के पश्चात दिया गया हो या विवाह के समय दिया गया हो। क्या दिया गया हो? तो यह शब्द याद रखेंगे, ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। ठीक है? उसे हम क्या कहेंगे? दहेज कहेंगे। दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के पूर्व, विवाह के समय या विवाह के पश्चात किसको दिया गया हो, ये भी देख लेते हैं। विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, अर्थात एक पक्षकार होंगे लड़का पक्ष कह लेते हैं हम लोग, और द्वितीय पक्ष को हम लोग लड़की पक्ष कह लेते हैं। समझने के लिए है यह लड़की पक्ष। तो या तो लड़का पक्ष लड़की को दिया हो या लड़की पक्ष लड़का को दिया हो, कोई भी हो सकता है, दहेज दोनों के आता है। तो विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को, इसका अर्थ समझते हैं। तो विवाह के किसी भी पक्ष का, तो अर्थात लड़का पक्ष का कोई भी हो सकता है और लड़की पक्ष का कोई भी हो सकता है। लड़का पक्ष का कोई भी ए व्यक्ति और लड़की पक्ष का कोई भी बी व्यक्ति हो सकता है। दोनों आपस में या इन दोनों के कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, माता-पिता हो सकते हैं, कोई भी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कोई मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति विवाह के पूर्व या विवाह के समय या विवाह के पश्चात देता है, तो वह दहेज कहलाएगा। उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई है, अर्थात दहेज कैसे दी जा सकती है, या तो डायरेक्ट दी जा सकती है या इनडायरेक्ट दी जा सकती है, या विवाह के समय प्रत्यक्ष रूप से दिया गया है, कैश सोना ऐसा, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो किसी को दिखाई नहीं दिया, या उसके लिए करार किया गया हो। आप तीनों शब्द को अच्छे से याद रखेंगे कि दहेज प्रत्यक्षता भी दिया जा सकता है, अप्रत्यक्षता भी शब्द है, और करार किया गया हो। ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं, किंतु अर्थात दहेज से छूट है,
उन किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिसने मुस्लिम सोई विधि शरीयत लागू होती, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि मुस्लिम में जो विवाह होता है, कोई लड़का ले लेते हैं M1 और गर्ल ले लेते हैं G1, ये मुस्लिम पक्ष के लड़का। तो इसमें लड़की के लिए एक निश्चित राशि रखी जाती है जिसे मेहर कहते हैं। निश्चित राशि का फिक्स स्टाम्प में लिखा जाता है, इसे मेहर कहते हैं। मेहर लड़की को दिया जाता है, तो इसे दहेज नहीं कहेंगे। अर्थात मेहर जो शब्द है, अर्थात मुस्लिम लोग को विवाह में जो मेहर होता है, उसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम से छूट प्राप्त है, उसे दहेज नहीं कहेंगे। अब आते हैं स्पष्टीकरण, 2 का स्पष्टीकरण देखते हैं कि मूल्यवान प्रतिभूति किसे कहेंगे। मूल्यवान प्रतिभूति पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 30 में। हमें अब ये देखने की जरूरत नहीं, बस ये याद होना चाहिए कि आईपीसी की धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है, बस इतना ही पता होना चाहिए। तो हमने दहेज की परिभाषा में क्या देखा, इस अधिनियम में दहेज से कुछ ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के पूर्व दिया गया हो, विवाह के समय या पश्चात। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ऐसी संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति। दूसरा, देता कौन है, तो विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, या विवाह के किसी एक पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति या उसके रिश्तेदार द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष के पक्षकार के किसी व्यक्ति को। दोनों में प्रत्यक्षता भी दिया जा सकता है, अप्रत्यक्षता दिया जा सकता है, या दहेज देने के लिए करार किया गया हो। तो यह दहेज की परिभाषा है। अब दहेज लेने के लिए शास्ति सबसे इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में हमेशा जो पूछता है वो मोस्टली सजा होता है या दंड। सजा या दंड, जो आप जो कह लें, दोनों में से कोई एक पूछता है कि इसमें कितने में कितना दंड का प्रावधान है, इस तरह से सवाल आते हैं। तो आइए दंड देखते हैं। दहेज लेने या देने के लिए शास्ति, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति से अर्थ है, इसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, दोनों पक्ष के लोग हैं। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, अधिनियम कब प्रारंभ हुआ, 20 मई 1961 को के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या दहेज देना यह लेने को दुष्प्रेरित करता है। अर्थात या तो दहेज लेगा या दहेज देगा। देखते हैं, लेगा 3 शब्द हैं इसमें, या दहेज देगा या उसके प्रेरित करेगा या देने के लिए एक्साइटेड करेगा कि भाई तेरे को दहेज देना है, ये करना है, ऐसा करना है। ये दुष्प्रेरित शब्द जो है प्रेरणा से है। जो भी दुष्प्रेरित करेगा उसे, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपए से अधिक होगी। अर्थात 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, कम की सजा नहीं, और 15,000 रुपए से कम नहीं होगा। सजा क्या है, लेगा देगा या दहेज लेने को 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, 15,000 रुपए से कम का वो नहीं होगा। इसमें एक और ऑप्शन है या के बाद, तो 15,000 रुपए से या दहेज के मूल्य की रकम तक का जिनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा। अर्थात मान लीजिए, इसे समझते हैं कि जैसे दहेज का रकम 1.5 लाख रुपए था, आपने 1.5 लाख रुपए ले लिए, 1.5 लाख रुपए का किसी ने दहेज दिए, तो उस बंदे को या उस पक्ष को या उसको जो दुष्प्रेरित करेगा या दहेज देगा या देगा, उसे 15,000 रुपए या 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो अधिक है, तो इसमें अधिक कौन-सा है? तो 1.5 लाख रुपए अधिक है, तो 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी होगी। अर्थात जो इन दोनों में ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए उसकी शादी में 7,000 रुपए दहेज आया, तो उसे 7,000 का दंड ना देकर 15,000 रुपए का, अर्थात मिनिमम उसको 15,000 है और मैक्सिमम दहेज की राशि है। मैक्सिमम कितनी होगी पेनल्टी? दहेज की जितनी राशि है, उतनी राशि। और इसकी भारत कोई भी बात और क्या है? परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में, परंतु न्यायालय क्या कर सकता है, इसे कम कर सकता है, यह याद रखिएगा। 5 वर्ष से कम किसी अवधि के कारावास का दंडाधिक कर सकेगा, अर्थात 5 वर्ष से कम का भी वह सजा दे सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? विशेष कारण। उपधारा 1 की कोई बात, अर्थात उपधारा 1 की कोई बात, उपधारा 1 ये था, इसकी कोई भी बात ऐसी भेंटों को जो वधु को विवाह के समय निमित्त कोई मांग के बिना दी जाती है, उसके संबंध में लागू नहीं होगी। अर्थात कोई कोई पक्ष है जैसे वधु को दे रहे हैं, वधु के माता-पिता बिना माँग के, सबसे इम्पोर्टेंट यह शब्द रखिएगा, दहेज माँगना या लेना-देना दोनों होगा, लेकिन बिना माँगे अगर कुछ दिया जा रहा है तो उसे दहेज नहीं किया जाएगा। परंतु तब तक
ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनी जो सूची में दर्ज हो, अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत एक सूची बनाई गई है, उस सूची में अगर वो दर्ज है, तभी वह दहेज नहीं कहलाएगा। अगर वो सूची से परे है तो उसे दहेज कहेंगे। ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय निमित्त के संबंध में लागू नहीं हो, अर्थात जो वर को दिया जाता है उसे भी नहीं कहेंगे। उस अगर कोई माँग नहीं है, जैसे वधू के लिए है कि बिना माँगे दे रहे हैं तो उसे नहीं कहेंगे, और वर के लिए भी उसी है, और सेम टू सेम उसके लिए भी सूची बनाई गई है। परंतु यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी, परंतु यह कि और जहाँ ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा वधू का नातेदार है दी जाती है, ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की है और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति को परिस्थिति में ध्यान रखते हुए जिसके द्वारा जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई अधिक नहीं है। इसको समझते हैं इस लाइन को कि मान लीजिए एक विवाह हो रहा है, ये मेल है, ये फीमेल है, परंतु यह कि जहाँ ऐसी भेंटें वधू द्वारा ये वधू के पक्ष द्वारा दिया जा रहा है, मान लो इसके माता-पिता दे रहे हैं या इसका कोई रिश्तेदार दे रहे हैं, तो माता-पिता या रिश्तेदार कोई महिला के दे रहे हैं, महिला पक्ष से वर पक्ष को दिया जा रहा है, परंतु ये जो पैसा दे रहे हैं बिना माँगे, कैसा दे रहे हैं? बिना माँग के, जो बिना माँग के पैसा दे रहे हैं, ये इनकी आर्थिक स्थिति से अधिक नहीं होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति से अधिक नहीं होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति से क्या नहीं होनी चाहिए? अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए माता-पिता हैं, इनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए है। सालाना इनकम इनकी 1 लाख रुपए है और ये दहेज में दे रहे हैं मान लीजिए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जा रहा है कि यह भेंट नहीं है 10 लाख रुपए, यह दहेज है। क्योंकि यह अपनी वित्तीय स्थिति से ऊपर उठकर कोई राशि उपहार में दे रहे हैं, तो यह दहेज कहलाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी माता-पिता या रिश्तेदार हैं, वो अपनी वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उससे अधिक नहीं होगी। अब आते हैं दहेज माँगने के लिए शास्त्री। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा दहेज लेने, देने या प्रेरित करने के लिए। दहेज लेने, देने, प्रेरित करने के लिए 5 साल था और 15,000 से दहेज की राशि तक। जो दोनों में से जो अधिक हो वह लगेगा और इसको न्यायालय कम कर सकती है इस 15 साल को विशेष कारण में। अब आप माँगते हैं दहेज माँगने के लिए शास्त्री। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता-पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक, आप इस बात को याद रखिएगा, वधू के वर माता-पिता या अन्य संरक्षक से किसी भी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से माँग करेगा तो वह कारावास है जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी। लेने-देने वाले के तो 5 साल है, परंतु माँग करने वाले को कितने हैं? 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, अर्थात 6 माह से 2 वर्ष तक। और जुर्माना इसमें है 10,000 रुपए। जुर्माना कितना है? 10,000 रुपए। तो याद रखिएगा दहेज की माँग करने वाले व्यक्ति को 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना 10,000 होगा। परंतु दहेज लेने, देने और प्रेरित करने वाले को 5 साल की सज़ा और 15,000 रुपए और 15,000 से दहेज की राशि तक, आपको याद रखना है। और इसमें भी सेम वही एक परंतु है जिसमें पर्याप्त और विशेष कारणों से 6 मास की अवधि को न्यायालय कम कर सकता है। तो आप यह समझेंगे कि लेने-देने और माँग के लिए अलग-अलग है। तो आप इस बात का ध्यान रखें विशेष रूप से कि लेने-देने में है, प्रेरित करने का एक ही सज़ा है, परंतु माँग के लिए अलग सज़ा है। अब बढ़ते हैं आगे। यह हमारे कोई काम का नहीं था इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। हमारे काम का है 5वाँ, दहेज लेने या देने के लिए करार का शून्य होना। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे व्यक्ति वर पक्ष है और वधू पक्ष है, तो वर और वधू पक्ष के बीच मान लीजिए शादी के लिए कोई करार होता है, उन्होंने इकरारनामा लिखा स्टाम्प में लिखा कि मैं शादी के लिए 10 लाख रुपया दूँगा, जिसमें से 3 लाख रुपया पहले दूँगा और 7 लाख रुपए विवाह के समय। ऐसा कोई करार हुआ है उनके बीच। 10 लाख रुपया दूँगा, 3 लाख रुपया अभी ले लीजिए, 7 लाख रुपया शादी के बाद, ऐसा कोई करार होता है, तो वह करार क्या होगा? शून्य होगा, अर्थात दोनों के बीच जो इकरारनामा लिखा गया है, वो शून्य होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, वह इनवैलिड होगा। तो यह एक
महत्वपूर्ण बिंदु है और जो किसमें दिया है धारा 5 में। आप इसका धारा याद रखेंगे। धारा 5 क्या कहते हैं? दहेज के करार का शून्य होना। अब हम आगे बढ़ते हैं धारा 6 की ओर। तो धारा 6 क्या कहता है? आइए देखते हैं। दहेज का दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह व्यक्ति उस दहेज को इस लाइन को समझते हैं। मान लीजिए एक वर पक्ष है और एक वधू पक्ष है। तो इस वध इस वधू हेतु इस इसके साथ शादी हो गई इस वधू की, तो अभी इधर हो गया। अब इधर बच गया क्या? वधू पक्ष वाले लोग। तो वधु पक्ष वाले लोग जब इस मेल को कोई दहेज देते हैं या बिना मांगे कोई उपहार दिए हैं, दहेज शब्द नहीं, उपहार दिए हैं, तब वह इस महिला को इसको सौंपेगा, अर्थात यह पुरुष इस महिला को सौंपेगा वो दी हुई उपहार राशि को। इसे देखते हैं कैसे। यदि वह दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया है तो वह विवाह की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर, अर्थात 3 महीने के भीतर, मान लीजिए कोई गाड़ी मिला था, स्कूटी दिया था दहेज में, ठीक है? और ये दहेज भी स्कूटी दिया गया था और ये इस पुरुष को दिया गया था, तो वो 3 माह के भीतर वो फीमेल को सौंप देगा। या वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर, इसमें भी 3 मास विवाह, यदि विवाह के पहले है तो भी 3 माह, विवाह के बाद है तो भी 3 माह, दोनों में क्या है? 3 माह के पश्चात। यदि वह उस समय जब तक स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था, तो उसके 18 वर्ष की आयु के प्राप्त करने के पश्चात भीतर अंतरित कर देगा। अर्थात यदि अवयस्क थी महिला, तो उसके पश्चात क्या करेगा वो? वयस्क होने के पश्चात उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फ़ायदे के लिए धारण करेगा। अर्थात ये जो मेल है या कोई भी है वो उसे मेल क्या करेगा? न्यास के रूप में धारण करेगा, ट्रस्ट के रूप में धारण करेगा। तो यह हो गया हमारा धारा 6। अब आगे बढ़ते हैं धारा 6 का 2 में। कोई व्यक्ति धारापेक्षित किसी संपत्ति को परिसीमा काल के भीतर उप धारापेक्षित अंतरण करने में असमर्थ रहेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक रहेगी, जुर्माने से, या जो 5,000 हो किंतु 10,000 रुपए तक का हो सकेगी, या दोनों से दंडनीय होगा। अर्थात देखते हैं, तो कोई व्यक्ति है, ये एफ पक्ष का कोई व्यक्ति था, इसे मान लेते हैं ए। इस ए पक्ष का कोई व्यक्ति ए था जिसने इस एफ की संपत्ति को धारण किया हुआ था। एफ की संपत्ति थी, उसे देना था, तो विवाह के पश्चात देना था, तो वयस्क होने पर देगा। यहाँ पे देखिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर देगा। फिर वह विवाह के पश्चात देगा 3 महीने के, और विवाह की तारीख के पहले लिया तो भी 3 माह पश्चात देगा। यदि यह व्यक्ति ए इस एफ की संपत्ति को नहीं दे पाता है, तब क्या होगा? तो उसे कारावास मिलेगी कितने? 6 माह से 2 वर्ष और 5,000 रुपए से 10,000 रुपए, या दोनों का जुर्माना हो सकता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इस एफ की कोई संपत्ति थी, अर्थात वधू की कोई संपत्ति थी जिसे दहेज में देने के लिए पहले से निर्धारित किया गया था या लिखा हुआ था, वो इस ए के पास था। ए उसको माता-पिता हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, संरक्षक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके पास संरक्षित था, परंतु यह व्यक्ति ए, एफ की संपत्ति को नहीं दे पाता है या देने में असमर्थ रहता है, तो वह 6 माह से 2 वर्ष के कारावास की सजा से दंडनीय होगा। वह 5,000 से 10,000 रुपए जुर्माने या दोनों, अर्थात सजा व रुपए दोनों से दंडित होगा। उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री को उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए इस एफ की मृत्यु हो गई, इस एफ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वह स्त्री उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। अर्थात इस एफ का जो भी वारिस होगा, वह उसे दावा करने का हकदार होगा इस ए से। तो आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताएँ यहाँ पे, अगर नहीं आया होगा तो इसे हम लोग फिर से क्लियर करेंगे एक बार और आगे। परंतु जहाँ ऐसी स्त्री का मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती, वहाँ ऐसी संपत्ति, अगर इस एफ की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष पश्चात होती है, तब क्या होगा? यह कंडीशन देखते हैं।
ऐसी स्त्री मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती वहां यदि कोई संतान नहीं है उसके माता पिता को अंतरित कर दी जाएगी, या यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अंतरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी अगर यह बंदा अर्थात यह जो संतान है वो 18 वर्ष से कम है तो। अर्थात इस एफ की कोई संपत्ति थी जिसे ए ने धारण किया था। यदि इस एफ की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, एफ की मृत्यु हो जाती है, तब इस एफ का कोई संतान है, वह वह एफ की संपत्ति पर दावा कर सकेगा और इस ए को इस संतान को संपत्ति देना पड़ेगा। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला जो है, अगला धारा है हमारा धारा 7 है, जो महत्वपूर्ण है। धारा 7 देखते हैं। अपराधों का संज्ञान। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की में किसी बात के होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से और कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध पर विचारणा नहीं करेगा। अर्थात क्राइटेरिया है, यह एक लिमिट क्राइटेरिया है कि इस अपराधों का संज्ञान कौन लेगा। अगर दहेज के संबंध में कोई अपराध घटित होता है या किया गया है तो उसे कौन देखेगा, तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, या और कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध पर विचारणा नहीं करेगा। ठीक है, अर्थात कौन कौन कर सकते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध से व्यथित ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा किसी मान्यता संगठन या किए गए परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अर्थात किस किस कंडीशन में दहेज प्रतिषेध के तहत केस बन सकता है, कंडीशन है केस का। कैसे केस बनेगा, तो कोई न्यायालय अपनी जानकारी पर, वह स्वतः ही जानकारी ले सकते हैं ऐसे अपराध को गठित करने वाली पुलिस रिपोर्ट पर। तीसरा, अपराध से व्यथित ऐसे व्यक्ति ये के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था द्वारा। 4 बिंदु हैं जिन लोग केस दायर कर सकते हैं। केस कोर्ट स्वतः ही ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं व्यथित व्यक्ति के, या नातेदार हो सकते हैं, किसी कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवार पर ही एक्शन लेगा। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे। अर्थात दंडादेश पारित करने की शक्ति किसके पास है, तो यह याद रखिएगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। यह इंपॉर्टेंट है। यह कल्याण संस्था या संगठन का स्पष्टीकरण है। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन कोई ऐसी समाज कल्याण संस्था या संगठन से अभिप्रेत है जो निमित केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई। अर्थात ये जो चौथा नंबर का हमारा बिंदु था जिसमें संस्था या कल्याण संगठन था परिवार था, यह राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्था होंगे इन लोग, यही बात कर रहे हैं स्पष्टीकरण। अब ये आईपीसी की सॉरी सीआरपीसी की 1973 के अध्याय 36 की कोई बात इस दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी। यह छोड़ देते हैं, यह हमारे कोई काम का नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो धारा है हमारा वो है धारा 8, अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय और असमनीय होना। तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो सीआरपीसी कैसे, सीआरपीसी की जो धारा है उसके तहत अपराधों को वैसे ही लागू होगा माने हुए ऐसे अपराध के अन्वेषण अर्थात रिसर्च खोज, अपराधों के रिसर्च प्रयोजनों के लिए और निम्नलिखित विषयों के लिए उक्त संहिता विषय किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तार
गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध हो, अर्थात किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ठीक है? उसके लिए आपको वारंट की ज़रूरत होगी या आदेश की ज़रूरत होगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अज़मानती और असंज्ञेय होगा। अज़मानती को गैर ज़मानती भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, यह 2 बिंदु याद रखना है हमें। बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध हो, और दूसरा इस गैर जमानती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है, उसके तहत जो अपराध है वह गैर जमानती और असमनीय होगा। कुछ मामलों में सबूत का भार है। कोई दहेज लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए धारा 4 दहेज मांगने के लिए अभियुक्त किया, वहाँ यह साबित करने का भार उसी पर होगा जिसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। अर्थात वही व्यक्ति अर्थात वही व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसके ऊपर यह केस दायर हुआ है। जिसने दहेज माँगा, जिसने दहेज लेना या देने या दुष्प्रेरित करने का काम किया है, वही व्यक्ति उसे सिद्ध करेगा। इन्हीं दोनों में से संबंधित व्यक्ति उसे सिद्ध करेंगे कि उन लोगों ने कोई दहेज नहीं लिया या नहीं दिया है। नहीं दिया ऑब्लिक लिया है। कोई और नहीं सिद्ध करेगा, उसके लिए आप पुलिस की मदद नहीं ले सकते हैं। आपको स्वयं प्रूफ करना होगा कि आपने कोई दहेज नहीं लिया या कोई दहेज नहीं दिया है। अब हम चलते हैं अगला धारा की ओर, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। हमारा धारा 8 था। इसे आप इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए, या यहाँ से क्वेश्चन आने की अत्यधिक संभावना है। राज्य सरकार, सबसे इम्पोर्टेंट, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। कितने करेगा? उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वहाँ ठीक समझे। तो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, उनके जितना लगता है कार्य के लिए वह उतना कर सकती है, जिनकी बाबत वे अपनी अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग इस अधिनियम के तहत करेंगे। अर्थात दहेज प्रतिषेध अधिकारी अपनी शक्ति और अधिकारिता का प्रयोग इस अधिनियम के करेंगे। इनका कर्तव्य क्या होगा? तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा। कृत्यों अर्थात कार्य पालन करेगा, अर्थात यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं। सभी अधिनियम में यहाँ सामान्य रूप से होता है, जो कोई भी अधिकारी विशेष रूप से उस अधिनियम की संरक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है, उससे उसके अनुपालन की जानकारी होती है और उस उपबंधों का अनुपालन करना देखना ही उसका काम होता है। तो दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना, अर्थात दहेज लेना, देना, इन सब को रोकने का काम कौन करता है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी। कौन सा धारा में है? तो धारा है 8 का। याद रखिएगा, धारा 8 का में दहेज प्रतिषेध अधिकारी है, जो दहेज देने, दहेज लेने या दुष्प्रेरित करने, या ये जो शब्द है हमने धारा 4 में पढ़ा था, लेना, देना। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो। अर्थात इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति ने दहेज लिया है, दिया है या माँग की है या अपराध किया है, तो इस अपराध हेतु साक्ष्य का संकलन भी कौन करेगा? दहेज प्रतिषेध अधिकारी। ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार सौंपे। यह लाइन सब में है, अतिरिक्त कार्य, तो आप याद रखिएगा। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, इसमें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए। क्योंकि इसको अपराधों के प्रति साक्ष्य जमा करना है, इसलिए उन्हें कैसी अधिकारिता देगी? पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान होगी, और ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए। अर्थात इस अधिनियम में जो बनाया गया नियम रहेगा, इस अधिसूचना में सब लिखा रहेगा कि उसकी अधिकारिता कितनी है, उसकी शक्तियाँ कितनी हैं, और कितने शक्ति या कितने क्षमता तक वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है, और उसे पुलिस अधिकारी की कितनी शक्तियाँ दी गई हैं, ये सभी बातें इस राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष के पालन में, अर्थात कार्यों के कुशलता पालन हेतु और सहायता के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कर सकेगी। अर्थात दहेज प्रतिषेध अधिकारी के साथ कार्य करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कर सकेगी, जिसमें उस क्षेत्र से जिसकी बाबत ऐसा दहेज प्रतिषेध अधिकारी उपधारा 1 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है, 5 से अधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे, जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है सलाहकार बोर्ड। आइए देखते हैं इसकी संरचना, देख लेते हैं यहीं पे। सलाहकार बोर्ड,
सलाहकार बोर्ड क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी। यह जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है, इसकी कार्य की सहायता करने हेतु एक सलाहकार बोर्ड गठित की जाएगी, जिसमें 5 लोग रहेंगे। 5 लोग कैसे रहेंगे? समाज कार्यकर्ता रहेंगे। कैसे रहेंगे? समाज कल्याण कार्यकर्ता। समाज कल्याण कार्यकर्ता, और इसमें से भी जो 2 हैं, 5 में से कम 2 क्या होंगी? महिलाएँ होंगी। तो आप याद रखिएगा, सलाहकार बोर्ड दहेज प्रतिषेध अधिकारी की सहायता हेतु एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की जाती है, जिसमें 5 लोग रहते हैं समाज कल्याण कार्यकर्ता, जिनमें से कम 2 महिलाएँ होंगी। न धारा 9 है नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार इस अधिनियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकती है। अर्थात नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास। आप याद रखिएगा, केंद्र सरकार दहेज से संबंधी नियम बनाएंगी। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास। आप यह भी याद रखेंगे। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबद्ध किया जा सकेगा। यह हमारे कोई काम का नहीं है। यह इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे धारा 10 की ओर। राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। अभी हमने धारा 9 देखा। धारा 9 में भी यही बात पढ़ी हमने कि केंद्रीय सरकार प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात नियम बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के पास है। किनके पास है? केंद्र प्लस राज्य। अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के कार्यान्वयन हेतु। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि दोनों अधिकारी हैं, इसके दोनों के पास अधिकारिता है अपने-अपने क्षेत्र में। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेम यही लाइन लिखा है ऊपर, जो यह लाइन लिखा था कि जो उसके आवश्यक होंगे उनके लिए नियम बनाया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती है, परिसीमाएँ सीमित कर सकती है। तो यह था हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसमें कुल 10